और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है लखनऊ से, जहां पर यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। एसीएस सूचना पद से हटाए गए नवनीत सहगल, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। संजय प्रसाद को गृह और सूचना विभाग जो है वो मिला है। कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल बनाई गई हैं। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव सीएम प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। तो नवनीत सहगल को खेलकूद विभाग का जिम्मा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, 16 आईएएस अफसरों के तबादले जो हैं वो किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवनीत सहगल को खेलकूद विभाग का जिम्मा जो है वो दिया गया है। 16 आईएएस अफसरों के तबादले, एसीएस सूचना पद से हटाए गए नवनीत सहगल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। संजय प्रसाद को गृह और सूचना विभाग मिला है। कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल बनी है। तो संजय प्रसाद, आपको बता, नवनीत सहगल को खेलकूद विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। फिर बड़ी जानकारी, एसीएस सूचना पद से हटाए गए नवनीत सहगल। संजय प्रसाद को गृह और सूचना विभाग मिला है। कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल बनी है। ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। एसीएस सूचना पद से नवनीत सहगल को हटा दिया गया है। तो संजय प्रसाद को गृह और सूचना विभाग मिला है। अमित मोहन अब एमएसएमई विभाग संभालेंगे। वहीं अमित मोहन प्रसाद पर घोटाले के आरोप है। मनोज कुमार से ग्राम्य विकास विभाग हटाया गया है। ग्राम्य विकास आरए से हिमांशु कुमार देखेंगे। और ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल के अंकुर जी, 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो किया गया है प्रदेश में। देखिए, सही बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो तबादले की श्रृंखला थी, एक इसका बैकग्राउंड बता दें कि अवनीश अवस्थी जो प्रमुख सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे होम डिपार्टमेंट के बाद, उनके इसके अलावा तमाम अन्य विभागों की जिम्मेदारी थी, जिसमें तमाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और तमाम ऐसी जो चीज़ें यूपीडा वगैरह उनको वो हेड कर रहे थे। कल अभी तक ये उम्मीद की जा रही थी उनको सेवा विस्तार मिल जाएगा, लेकिन सेवा विस्तार नहीं मिल पाया, क्योंकि केंद्र की अनुमति होती है सेवा विस्तार में, और उनको नहीं मिल पाया। कल अल्टीमेटली वो रिटायर हो गए। उनके रिटायर होने के बाद आज सुबह तड़के जो एक ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई, वो 16 अधिकारियों की थी। उसमें ब्यूरोक्रेसी के जो टॉप ऑफिशियल थे उनके नाम है। जो सबसे बड़ा पद था होम का, और होम का जो सबसे बड़ा पद था वो दे दिया गया संजय प्रसाद जी को। संजय प्रसाद जी को उसके साथ साथ सूचना भी दिया गया जो नवनीत सहगल के पास था। तो नवनीत सहगल जो कम से कम 3 दशक से लगातार, 2.5 दशक से ऐसा था कि सत्ता के शीर्ष पर हमेशा रहते थे कि लेकिन पहली दफा होगा जब उनको इस तरीके से किनारे किया गया। इसके पहले 2 बार मौके और आए, लेकिन वो बहुत जल्दी ही सत्ता के नजदीक हो गए और फिर तीसरे स्थान पे आ गए थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक नाम आता है दूसरा, अमित मोहन प्रसाद का। अमित मोहन प्रसाद वो अधिकारी हैं जो पिछली सरकार में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में, जब कोरोना काल था, कोरोना काल में मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री, उस समय न्याय मंत्री थे ब्रजेश पाठक ने ये आरोप लगाया था कि अमित मोहन प्रसाद की कमजोरियों के चलते गैस ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और यहाँ पे मौतें हो रही, मौतों का भंडार होता जा रहा है। इसलिए इसके लिए उन्होंने पूरी तौर से जिम्मेदारी ठहराई थी अमित मोहन प्रसाद की। लेकिन जब दोबारा सत्ता आई, दोबारा सत्ता बनने पर डिप्टी सीएम बनने के साथ उनको जो विभाग मिला वो स्वास्थ्य विभाग मिला। स्वास्थ्य विभाग में अमित मोहन प्रसाद उनके एसीएस बने रहे। हालत ये हुई कि अमित मोहन प्रसाद ने उनके आदेशों की अवहेलना करने शुरू कर दी गई। इसका तमाम पेपरबाजी हुई और तमाम मीडिया में आना शुरू हो गया। इस तमाम मीडिया में आने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद जांच बढ़ा दी, कमेटी डाल दी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब उन्हें हटाया गया है। उन्हें हटाए जाने के बाद अब वो उनको जो दिया गया है, लेकिन वो भी कोई बेकार विभाग नहीं है। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, खादी, ये सब महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट ये भी है। लेकिन
स्वास्थ्य जैसे अति महत्वपूर्ण विभाग से हटाया जाना उनके लिए एक बात मानी जाती है। इसके अलावा महेश गुप्ता जो राजभवन में एसीएस राजपाल थे, उनको दिया गया है पावर का, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा का काम दिया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश का बात मांगा जाता है। ये इनके जो मंत्री हैं केंद्र सरकार से, AK शर्मा जो आए थे केंद्र सरकार IAS अधिकारी जो PMO में थे, PMO से हटने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायरमेंट लेने के बाद यहाँ पे मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद उन्हें ऊर्जा विभाग दिया गया। तो अब उनके उस डिपार्टमेंट के ये प्रमुख सचिव होंगे। इसके अलावा आराधना शुक्ला एक लंबे समय से माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में ACS रही आराधना शुक्ला को भी किनारे किया गया है। उनको आयुष विभाग दिया गया है। आयुष विभाग मतलब एक ऐसा ही विभाग है जिसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। दीपक कुमार एक ऐसे निर्विवाद अधिकारी हैं जो लंबे समय से किसी विवाद में नहीं रहते हैं और उनको माध्यमिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मौजूदा काम के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस प्रकार डॉक्टर हरिओम एक कम से कम 8 सालों से मुख्य धारा में, मतलब सीनियर IAS होने के बावजूद मुख्य धारा में उनको लिया नहीं जाता। प्रशासनिक सुधार जैसे विभाग में पड़े हुए थे। अब उनको पहली बार 8 साल बाद पहली बार मौका दिया गया है। उन्हें प्रमुख सचिव समाज कल्याण बनाया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो लोग लंबे समय से विवादों में रहे हैं उनको किनारे किया गया है या कोई आपसी प्रतिद्वंदता के चलते उनको हटाया गया है, और जो लोग किनारे पड़े थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई है। जी अनिल के अंकुर जी, नवनीत सहगल का अगर नाम, क्योंकि नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रहा है और मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन उन्हें अब जो पदभार दिया गया है खेलकूद विभाग का, उनका ये कद घटाना ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, नवनीत सहगल पहले भी मुख्यमंत्री के प्राथमिकता में नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री में प्राथमिकता को न होने के नाते ये इनका जो है, चूंकि ये बहुत प्रभावशाली अफसर रहे हैं और लगातार इनका जो काम करने की शैली रही है वो रिजल्ट ओरिएंटेड रही है। डिलीवरी तुरंत, काम की तुरंत डिलीवरी देने वाले रहते थे और इसीलिए शुरुआती तौर पर जब भाजपा सरकार आई तो इनको भाजपा सरकार में योगी सरकार ने इनको किनारे रखा, लेकिन धीमे धीमे इनकी योग्यता उपयोगिता को समझा और इनको मेन स्ट्रीम में लाए। लेकिन इनके नीचे एक ऐसे अधिकारी बैठाए आए जो इनकी बात को पूरी तौर से मतलब वो करते थे, अनुपालित करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और इनके बीच में दूरी लगातार बनी रही और यही कारण है कि जो दूरी बनी रही उसको वो पूरी नहीं कर पाए, उसको भरपूर नहीं कर पाए और वही दूरी का नतीजा है कि आज इनको खेलकूद जैसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खेलकूद का कोई महत्वपूर्ण, खेलकूद विभाग का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी अधिकारी या किसी भी राजनेता का खेलकूद से ज्यादा लेना देना नहीं होता है और वो दर के एक छोटी सी पोस्ट मानी जाती है जो केवल प्राथमिकता वो फॉर्मेलिटी के रूप में देखी जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री और PM मोदी से मुलाकात उनकी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो गाजियाबाद भी जाएंगे भूपेंद्र चौधरी, ऐसी जानकारी मिल रही है। दिल्ली दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और गृह मंत्री और PM मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है। ये जानकारी नए संगठन निर्माण को लेकर चर्चाएं संभव मानी जा रही है। गाजियाबाद भी जाएंगे भूपेंद्र चौधरी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, दिल्ली दौरा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला दिल्ली दौरा, और उसके बाद जानकारी ये कि JP नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी तरफ से समय जो मांगा गया है और उनसे मुलाकात संभवतः मानी जा रही है। तो ये बड़ी खबर। उसके बाद गाजियाबाद भी जाएंगे। तो जानकारी फिलहाल ये मिल रही है, अमित शाह से भी उनके मुलाकात संभव मानी जा रही है। नए संगठन निर्माण को लेकर चर्चाएं जो है वो काफी जोरों पर चली आ रही है। गाजियाबाद भी जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो दिल्ली दौरा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का, गृह मंत्री और PM मोदी से मुलाकात का भी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। नए संगठन निर्माण को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। गाजियाबाद भी जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। गृह मंत्री और PM मोदी से भी मुलाकात का उन्होंने समय मांगा है, तो ये मुलाकात भी हो सकती है। नए संगठन निर्माण को लेकर चर्चाएं संभव मानी जा रही हैं। तो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद अब भूपेंद्र चौधरी किस तरीके से यूपी बीजेपी को, संगठन को मजबूत करते हैं,
इसको लेकर भी जानकारी पाटियाला कमान को यहां पर दी जाएगी। नए संगठन निर्माण को लेकर चर्चाएं संभव मानी जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद भी जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है उनकी, ऐसी जानकारी फिलहाल, क्योंकि समय मांगा गया है गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का भी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी समय मांगा गया है। दिल्ली दौरा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और नए संगठन निर्माण को लेकर चर्चाएं जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। हैदर अली संवाददाता हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हैदर अली, क्योंकि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और यहां पर भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात के लिए उन्होंने समय मांगा है और जानकारी है कि उसके बाद वो गाजियाबाद भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल क्या तैयारियां हैं वहां पर, क्या कुछ रहेगा उनके कार्यक्रम? देखिए अंजलि, गाजियाबाद में भूपेंद्र चौधरी का ये पहला दौरा है, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से ये आज पहली बार इनका यहाँ दौरा है। बात की जाए तो प्रोग्राम की, तो ज्ञात सूत्रों से हमें ये अभी तक जानकारी मिल पाई है, जो उनका प्रोग्राम निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर यूपी गेट पर उनका एक भव्य स्वागत किया जाएगा जिलाध्यक्ष और उनके महानगर अध्यक्ष की टीम के द्वारा। उसके बाद वो यहाँ से वैशाली सेक्टर 4 गाजियाबाद में जो पड़ता है पौष एरिया, वहाँ पर एक संगठन जितने भी जिलाध्यक्ष हैं और जितने कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जितने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मोहित बेनीवाल हैं, धर्म सिंह हैं, ये उनके साथ मौके मौजूद होंगे और एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है, जहाँ बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जाहिर है कि जो 2024 का आने वाला चुनाव है, इसको लेकर एक सकारात्मक जो मीटिंग है वो होने जा रही है। और भूपेंद्र चौधरी इसमें संबोधित करने के बाद कहीं ना कहीं इसमें 2024 की तैयारी को लेकर जुटने की आह्वान करेंगे और कहीं ना कहीं संगठन जो संगठन है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। जी अंजलि। हैदर अली, जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का ये गाजियाबाद का दौरा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो भी तब जब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो गाजियाबाद आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, अगर बात की जाए तो यूपी गेट के अंदर हजारों के तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो मौके मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी जो हैं वो जमीनी नेता माने गए हैं, माने जाते हैं और कहीं ना कहीं जो जब ये सत्ता के अंदर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तभी से ही लोग इनसे बहुत जुड़े हुए थे और यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो खासकर भी खुश हैं, खुशी का माहौल है। और यही वजह जी कि आज जब वो 1:30 बजे यहाँ आ रहे हैं, 1:30 बजे का प्रोग्राम रखा गया है, तो यहाँ पर उनको देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए भारी संख्या में जो पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ मौके में मौजूद हैं। और यही वजह है कि उसके बाद वो 1-2 बजे वैशाली सेक्टर 4 में एक होटल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और मीटिंग भी एक बड़े स्तर पे की गई है, जिसको लेकर भी यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। और अब बस यही है कि जब 1:30 बजे का टाइम उनका आने का है, लेकिन अभी से कार्यकर्ता वहाँ पर यूपी गेट पर जुटने शुरू हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। और बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें आपको। गाजीपुर में नाव पलटने से बड़ा हादसा, जी हां, बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 30 लोगों से भरी नाव पलटी है। 2 लोगों की डूबने से मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है और कई बच्चों के भी डूबने की सूचना मिल रही है। गाजीपुर में नाव पलटने से ये बड़ा हादसा, करीब 30 लोगों से भरी नाव पलटी है। 2 लोगों की डूबने से मौत हुई है, उसकी पुष्टि हो गई है। कई बच्चों के भी डूबने की सूचना मिल रही है। नाव में 15 पुरुष, 10 महिलाएं, 5 बच्चे सवार थे। लोगों की मदद से 22 लोगों की जान बचाई जा सकी है। ये बड़ी खबर गाजीपुर से आ रही है। नाव पलटने का ये मामला जो है वो हुआ है, जिसमें तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो नाव है वो पलटती नजर आ रही है और एक एक करके जो लोग हैं वो नदी में समाते नजर आ रहे हैं। हालांकि गोताखोरों की मदद से कई लोगों की जो जान है वो बचाई गई। देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी नाव डूब गई, देखते ही देखते पूरी की पूरी जो नाव है डूब गई। प्रमोद कश्यप गाजीपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। प्रमोद, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कितने लोगों को बचा लिया गया है और यह हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही? अंजलि, आपको बताऊं कि कल देर शाम की ये घटना है, जो कि ये रेवतीपुर ब्लॉक के अटाटा गांव का मामला है। यहाँ से अटाटा गांव से करीब 30 लोग जो है कि नाव द्वारा जो है कि नरौली गांव बाजार में अपना मार्केट करने गए थे। वहां से वापस होने के बाद 30
जो लोग जो थे छोटी नाव से सवार थे, जिसमें कि 15 पुरुष और 10 महिलाएं और 5 बच्चे भी थे, और वो नाव जो है कि पलट गई और उसमें जो कि 2 लोगों की मौत हो गई थी शाम को ही। इसके बाद जो है कि आज सुबह जो है कि 5-6 बच्चों की मौत हो चुकी है। उसको गोताखोरों ने उसको निकाला है और कुल मिलाकर के 9 लाशें जो यहाँ पे बरामद हुआ है। आपको बताऊं कि कल जो है कि सीएम का यहाँ पर मोहम्मदाबाद में दौरा था और दावा किया जा रहा था कि 228 नाव जो है कि आज कार के लिए लगाया गया है। और पोल आपको ये खुल रही है सरकार की कि कितनी व्यवस्था की गई है। जी अंजलि। अच्छा, अभी जानकारी क्या मिल रही है प्रमोद की वजह क्या रही? नाव में क्या ज्यादा लोग सवार थे जिस वजह से नाव डूबी? अंजलि, ये बताना चाहूंगा कि ये जो वजह ये थी कि छोटी नाव थी और उसमें 30 लोग सवार थे और वो जो है कि 30 नाव जो सवार से चलते जो कि नाव डूबी है और इसके बाद जो कि नाव डूबने के बाद लोगों की मौत हुई है। जी अंजलि। प्रमोद, क्योंकि अभी शासन प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? शासन स्तर से जो है कि यहाँ पे राहत कार्य का काम किया जा रहा है। यहाँ पे गोताखोर और प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और अब तक जो है कि 9 लाश बरामद हो चुका है, जबकि 1-2 का और अंदेशा है कि 1-2 लाश और मिलने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो हादसा ये हुआ है और बताया जा रहा है काफी ज्यादा संख्या में जो थे वो नाव में लोग सवार थे। बढ़ेंगे आगे। आगरा में गणेश महोत्सव के मौके पर एक मिठाई कारोबारी ने चॉकलेट से गजानन की प्रतिमा तैयार की है। बता दें आपको, करीब 3 फीट ऊंची और 80 किलोग्राम वजन की इस प्रतिमा को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और ये प्रतिमा आगरा के नेहरू नगर में भगत तलवाई ने गणेश चतुर्थी के मौके पर चॉकलेट से गणपति प्रतिमा तैयार की है। 3 फीट ऊंची और 80 किलोग्राम वजन वाली इस प्रतिमा को निहारने के लिए लोग दूर दूर से उनकी दुकान पर पहुंच रहे हैं। दुकान के मालिक का यश भगत का कहना है कि हर वर्ष गणपति बप्पा के भक्त पीओपी की मूर्तियां घर लाते हैं और फिर नदियों में विसर्जित करते हैं। इससे नदियों में प्रदूषण फैलता है, गणेश भगवान की प्रतिमा का अनादर होता है। ऐसे में चॉकलेट से गणेश की प्रतिमा तैयार करने का विचार आया। उन्होंने बताया कि इस प्रतिमा को तैयार करने में 1 हफ्ते का वक्त लगा। हर साल जब हम लोग गणेश विसर्जन देखते हैं तो उसमें जनरली बात की वीडियोस देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या होता है, लोग गणपति जी को ऊपर से फेंक रहे हैं या वो नेचर इतना पोल्यूट कर रहे होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हम हर साल देख रहे थे, तो इस बार कुछ अलग करने के लिए हम लोगों ने 80 किलो के प्योर चॉकलेट के गणेश जी बनाए हैं। बनाने में कितना समय लगा है? इसको बनाने में 1 हफ्ता करीब लगा था। डेली चॉकलेट की लेयर हमें इससे डालनी होती थी ताकि ये सेट हो जाए। टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, चॉकलेट को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हम लोगों ने कॉन्टिन्यूसली इसको एसी में रखा था जिससे चॉकलेट मेल्ट ना हो। उधर जिला देवरिया में दरअसल शराब और पशु तस्कर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी संकल्प शर्मा के आदेश पर अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कुख्यात पशु और शराब तस्कर नंबर की करीब 71 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। वहीं इस संपत्ति में 2 मंजिला मकान, जमीन और 2-4 पहिया वाहन भी शामिल हैं। कुर्की की कार्रवाई के दौरान थानाध्यक्ष लेखपाल समेत भारी पुलिस बल तैनात रही। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त अनवर, जो एक शातिर किस्म का अपराधी है और गैंग बनाकर अपराध में लिप्त रहता है, इसके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के तहत थाना तरकुलवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कंचनपुर स्थित इसकी भूमि, भवन और 2 वाहन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 71,21,000 रुपये की है, कुर्क किया गया है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में पशु एवं शराब तस्करी सहित गंभीर अपराध के कुल 24 अभियोग पंजीकृत हैं। उधर गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां रात को खाना खाने के 5 मिनट बाद ही
अफरा तफरी का माहौल हो गया। बच्चों ने बताया कि उन्हें मूंग दाल और चावल, जबकि कुछ बच्चों को आलू टमाटर की सब्जी खाने में दी गई थी, जिसको खाने के बाद उनके पेट दर्द होने लगा। और जहां शोर शराबा हुआ तो आवासीय परिसर के लोगों ने 102 डायल किया और तत्काल रूप से सभी बच्चों को संयुक्त जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पहले से प्रशासनिक कई अधिकारी मौजूद थे। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति अब सामान्य है और सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, डरने की कोई बात नहीं है। बच्चे के स्कूल के बच्चे हैं, तो इनको किसी को पेट में दर्द, किसी को उल्टी की शिकायत हुई थी, कुछ घबराहट थी, इस चक्कर में इनको वहाँ से लाया गया था मुरादनगर पीएचसी में। वहाँ से इनको बच्चों को रेफर कर दिया गया। कितने बच्चे आए हैं और क्या पोजीशन इनकी? अभी और स्कूल में भी दिखा रहे हैं कि स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनको तो किसी को दिक्कत तो नहीं है, और जितने भी बच्चे हैं ये किसी स्थिति कंट्रोल में, और मुरादनगर में और भी कुछ बच्चे हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया। इन्होंने दिनों में उड़द की दाल और आलू टमाटर की सब्जी खाई है, हो सकता है इनकी गैस बन गई हो। कितने बच्चे हैं और कितनों कहाँ से एडमिट कराया है? बस यही के बस। कितने बच्चे हैं टोटल? 14-15 बच्चे। 14-15। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है हरिद्वार से, जहां पर जानकारी आपको दे दे, हरिद्वार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 सितंबर को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होंगे, तो 28 को सामने आएंगे पंचायत चुनाव के परिणाम। ये बड़ी जानकारी हरिद्वार से आ रही है, आपको बता दें, जानकारी ये दे दे। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो अधिसूचना जारी कर दी गई है। 26 सितंबर को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा और 28 सितंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। हरिद्वार में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। विकास खरे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल अंजलि, देखिए आपको बता दें, लंबे समय से पंचायत चुनाव को लटकते आ रहे हैं, तो कहने के आज राज्य सरकार ने जो है ऐलान कर दिया है। और जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 से 8 तारीख को जो नामांकन पत्र जो है भरे जाएंगे और उसके बाद 8 से 9 तारीख तक जो है नामांकन प्रक्रिया वापसी होगी और उसके बाद जो है जांच प्रक्रिया 12 को की जाएगी। तो कहीं न कहीं जिस तरह से जिलाधिकारी ने जानकारी देते बताया कि पंचायत चुनाव की पहले से ही तैयारी पूरी कर ली गई थी और कहीं न कहीं जो जिले के जो अधिकारी है उनको भी डीएम के द्वारा निर्देश किया गया ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी जो है चूक ना हो। और आपको बता दें, आज से धारा 144 पूरे जिले में लागू कर दी गई है। अंजलि, बिल्कुल, और क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है, फिलहाल प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, किस तरीके से यहाँ तैयारी की जा रही है पंचायत चुनाव को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए अंजलि, आपको बता दें पंचायत चुनाव की पहले से जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका था। और आपको बता दें, जो जिला हरिद्वार है, तो जिस तरह जो प्रत्याशी अब चुनाव में मैदान में उतरे, तो कहीं न कहीं अब जो पार्टी है वो भी हमने जो है प्रत्याशियों की घोषणा जो है लगभग 2 दिन के बाद कर देगी। तो कहीं न कहीं जो प्रत्याशी वो भी लगातार जमीनी स्तर से जो जनता के बीच पहुंच रहे, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद आज से जो है हो गया है। और जिला अधिकारी और एसएसपी हरिद्वार के साफ तौर पर जो निर्देश दिया गया, किसी भी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, क्योंकि आज से जो धारा 144 भी जिला प्रशासन लगा दी गई है। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास करें इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, 4 सितंबर तक कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो खराब मौसम रहने की आशंका यहाँ पर जताई गई है। आपको बता दें, 4 सितंबर तक कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आकाशीय बिजली के साथ बारिश की संभावना जताई गई है पर्वतीय इलाकों में। खासकर मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के चलते 4 सितंबर तक कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में खासकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है, तो 4 सितंबर तक कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पर्वतीय इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।